हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लेक्चर 48 जो मैंने क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चंस यूज़फुल रहेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं। और हम लोग कॉमर्स के मिक्स्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करके, ताकि आपकी ओवरऑल जो है कॉमर्स की नॉलेज चेक हो पाए और इंक्रीज़ हो पाए। ठीक है, और जो लेक्चर 1 टू लेक्चर 47 की वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके, और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कर सके। और यस, अगर आप लोगों का कोई भी सजेशन होता है या आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 48। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरोक्रेसी थ्योरी वाज गिवन बाय। और आपको मैंने बहुत बार बताया है कि जो थ्योरीज हैं आपके कॉमर्स में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी थ्योरी किसने दी और उस थ्योरी का आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है, जो मेन चीज़ है उसके बारे में। तो अब आपको बताना है कि ब्यूरोक्रेसी थ्योरी किसने दी। ठीक है, ये आपके बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है। तो फर्स्ट है मैक्स वेबर, फिर है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, एल्टन मायोर, हेनरी फ्यूल। ओके, आपको बताना है कि ब्यूरोक्रेसी थियरी किसने दी। ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है। ब्यूरोक्रेसी थियरी दी है मैक्स वेबर ने, ध्यान रखना। ब्यूरोक्रेसी थियरी किसने दी है? मैक्स वेबर ने। ठीक है, और वो कौन थे? एक जर्मन सोशलिस्ट थे। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बोला कि क्या कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्लियर रूल्स होने चाहिए गवर्नेंस के। ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, एक प्रॉपर हिरार्की होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसने दिया था? मैक्स वेबर ने। मैं इन तीनों के बारे में भी बता देती हूँ। एफ.डब्ल्यू. टेलर से रिलेटेड हम काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, आप लोगों को पता है ना, इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको कई बार हम लोग क्या बोलते हैं? टेलरिज्म, क्योंकि इन्होंने दिया ना। और आपको पता है इन्होंने काफ़ी सारी स्टडीज़ की कि हमें मेथड जो भी काम है उसको साइंटिफिक वे में करना चाहिए ताकि हमारी जो है एफिशिएंसी बढ़े, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़े। फिर एल्टन मायो को आपने याद रखना है, उन्होंने ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच दिया। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ओके, आप लोगों को पता है उन्होंने होथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होथॉर्न एक्सपेरिमेंट किसने किया? एल्टन मायो ने अपने जो है कलीग्स के साथ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना देखना चाहा था होथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, मैंने आपको बताया है उसके बारे में डिटेल से लास्ट के कुछ एक वीडियो में। उन्होंने ये देखना चाहा था कि फिजिकल फैक्टर्स और प्रोडक्टिविटी में क्या होता है रिलेशन, लेकिन उन्होंने बाद में देखा कि जो ह्यूमन रिलेशंस है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पे। तो उन्होंने बेसिकली ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच दिया। और हेनरी फ्यूल, आपको पता है उनको हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं। और उनके मेन जो 14 प्रिंसिपल्स हैं काफ़ी फेमस है, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत सारे हैं। तो उनके बारे में भी आपको ज़रूर बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, ब्यूरोक्रेसी थियरी किसने दी है? मैक्स वेबर ने। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कौन सी थियरी दी है? साइंटिफिक थियरी भी बोल सकते हो, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं। टेलरिज्म बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट को कई बार। एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशंस थियरी दी है और हेनरी फ्यूल ने एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी। अगर आपसे पूछा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी किसने दी है, तो वो दी है हेनरी फ्यूल ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट रेफर्स टू। आप लोगों ने जो है टर्म पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी तो आपको इसको ध्यान से समझना है कि एक टर्म यूज होती है मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ जो टर्म है मार्शलिंग, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट है चेकिंग ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी कि जो बैलेंस शीट में असेट्स एंड लाइबिलिटीज है उनकी ऑथेंटिसिटी को देखना। नो। फिर है अरेंजमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन अकॉर्डेंस विद अ पर्टिकुलर ऑर्डर। फिर है सेल ऑफ असेट्स टू पे ऑफ लाइबिलिटीज। फिर है टेस्टिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू आइटम्स इन द बैलेंस शीट, यानी कि जो बैलेंस शीट में आइटम्स है डिफरेंट टाइप्स की, उनमें कितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है, एप्लीकेबल किया गया है।
तो आपने ध्यान रखना है, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन अकॉर्डेंस विद अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अब ये हम बेसिकली दो टाइप की बात करते हैं ऑर्डर की। एक तो होता है हमारा लिक्विडिटी ऑर्डर, ये ध्यान रखना फ्यूचर के लिए आप लोग अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो, लिक्विडिटी ऑर्डर। और एक होता है हमारा परमानेंस ऑर्डर। एक क्या होता है लिक्विडिटी ऑर्डर, एक होता है हमारा परमानेंस ऑर्डर। लिक्विडिटी ऑर्डर में एसेट्स को इस ऑर्डर में रखा जाता है कि वो इजीली कन्वर्ट हो सके कैश में। इसका मतलब जो ज़्यादा लिक्विड एसेट होंगे उनको पहले लिखा जाएगा, फिर बाद में अदर को, ठीक है। और परमानेंस उसका उल्टा हो जाएगा, जो एसेट्स हमने परमानेंटली बिजनेस में यूज़ करनी है, यानी कि जिनको हमने सेल नहीं करना है, परमानेंटली यूज़ करना है, वो पहले दिखाई जाएंगी और फिर जो बाद में उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट का मीनिंग, ठीक है, और दो ऑर्डर कौन से हैं, लिक्विडिटी ऑर्डर एंड परमानेंस ऑर्डर, इन दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन इज 5, मीडियन की वैल्यू है 6, तो आपको मोड की वैल्यू बतानी है। और मैंने ना आपको एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जो अगर तीनों में रिलेशनशिप अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला है एम्पिरिकल रिलेशनशिप का दो तीनों के बीच में, और उस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर आपको इनमें से तीनों में से किसी भी दो की वैल्यू दी होती है तो आप एक की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बिकॉज ये मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके जो फॉर्मूलाज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आप लोगों से फॉर्मूलाज भी पूछ लेते हैं। बस आप लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि एक्टिविटी रेशियो क्या मेजर करता है। देखो आपको पता है डिफरेंट टाइप के रेशियोज की कैटेगरी है मेन, जैसे लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो हो गया आपका, लिवरेज रेशियोज हो गए, बहुत सारे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो कौन सा रेशियो क्या मेजर करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, तो हम देखते हैं कि एक्टिविटी रेशियो, आप लोगों ने सुना होगा एक्टिविटी रेशियो को हम लोग एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं। एक्टिविटी रेशियो को एफिशिएंसी रेशियो भी, टर्नओवर रेशियो भी आ जाते हैं, टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो आपको मैं अगर बात करूँ एक्टिविटी रेशियो क्या मेजर करता है, पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है कि इफेक्टिवनेस ऑफ अ फर्म यूज ऑफ रिसोर्सेज और एसेट्स, की फर्म के जो एसेट्स है उनको कितना इफेक्टिवली यूज किया जा रहा है। सेकेंड है फर्म यूज ऑफ इट्स एसेट्स एंड कंट्रोल ऑफ इट्स एक्सपेंसेस टू जनरेट एन एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न, कि एसेट्स और एक्सपेंसेस को इस टाइप से कंट्रोल करना ताकि एक्सेप्टेबल जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है वो आ सके, ठीक है। और एबिलिटी टू रीपे लॉन्ग टर्म डेप्ट, फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश टू पे डेप्ट, ठीक है। तो अब आपने ध्यान रखना है एक्टिविटी रेशियो जिसको हम एफिशिएंसी रेशियो और टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, तो आपको सिंपली पता चल जाएगा, उसका आंसर होगा फर्स्ट, कि हमारी फर्म में कितनी इफेक्टिवनेस है अपने एसेट्स और अपने रिसोर्सेज की यूज़ करने की। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अब डेटर टर्नओवर रेशियो क्या मेजर करता है कि कितनी जल्दी हमारे डेटर्स को हम कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो वो हमारी एसेट्स की एफिशिएंसी को ही तो शो करता है ये वाला रेशियो। तो आपने ध्यान रखना है एक्टिविटी रेशियो के बारे में, और फॉर्मूलाज ज़रूर करने हैं, फॉर्मूलाज पे मैं अलग से ज़रूर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। इन तीनों के बारे में भी मैं बता देती हूँ। अगर हम बात करें कि फर्म अपनी एक्सपेंसेस या एसेट्स को कैसे अच्छे से यूज़ कर रही है ताकि एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है, तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओके, अब उसके बाद है एबिलिटी टू रीपे लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे लिवरेज रेशियो से, जैसे आप डेट इक्विटी की बात करते हो। और एबिलिटी ऑफ कैश टू पे डेट, ये हमारे होते हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एबिलिटी टू रीपे लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये हमारा किस में हो जाएगा, कनेक्ट लिवरेज रेशियो में। ओके, लिवरेज रेशियो, और आप वो भी टर्म यूज़ करते हो ना आपकी, जैसे डेट इक्विटी रेशियो होता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी होते हैं। तो बस आपको इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इनके नेम से ही अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बेसिक क्लियर हैं तो आपको इनके नेम से ही पता चल जाएगा कौन सा पर्टिकुलर रेशियो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एन इम्पॉर्टेंट एक्रोनीम विच इज़ ऑफन यूज्ड, स्पोर्ट्स क्रॉप
PODSCROB, इट स्टैंड्स फॉर। आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। देखो जो हमारे, अगर आपने डीप में जाके बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी की है तो जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, डिफरेंट टाइप के जो पीपल है उन्होंने अलग अलग बताए हैं, ठीक है। तो उसमें से एक है एक्रोनिम हमारा PODSCROB। तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। अब आपको जो जो नई चीज़ें पता चलनी है साथ के साथ उसको नोट करना है। तो आप लोग लिख लो, PODSCROB stands for P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, C for कंट्रोलिंग नहीं कोऑर्डिनेटिंग। बस यही कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार सिंपली एक लेटर का पूछ लेते हैं। C for कोऑर्डिनेटिंग, R for रिपोर्टिंग, और हमारा इसमें क्या आ गया, बजटिंग, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो इनकी फुल फॉर्म और ये वाली टर्म किसने दी थी, कई बार ये भी आ जाता है। तो आप लोग लिख लो, ये किसने दी थी, लूथर गुलिक, लूथर गुलिक एंड लेंडेल उर्विक। देखो किसने दिया है ये टर्म आपकी, लूथर गुलिक एंड लेंडेल उर्विक। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ किसने दी है, ठीक है। बस आपने ये जो मेन चीज़ें होती है ये ज़रूर ध्यान रखनी होती है, क्योंकि इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये किस कमेटी के लिए थी ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्राउनलो कमेटी। कौन सी, ब्राउन लो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज मैक्सिमम। आप लोगों ने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सुना होगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करना फॉर द सेम प्रोडक्ट। क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि आप डिफरेंट बायर से, यानी कि अलग अलग बायर्स हैं लेकिन सेम प्रोडक्ट के लिए उनसे अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हमारा रिलेटेड है मोनोपोली से, ठीक है। आप लोगों ने पढ़े हुए हैं डिफरेंट टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, कोई क्लॉज सब्सटीट्यूट नहीं होता है प्रोडक्ट का, बहुत सारे जो है बायर्स होते हैं। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन किस डिग्री में मैक्सिमम होता है, बिकॉज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 डिग्रीज हैं। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इन तीनों के बारे में बताती हूँ, फिर आप लोग देखेंगे कि इसमें जो है कौन सी जो है ऐसी डिग्री डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा होता है। देखो, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, इसमें क्या होता है कि जो मोनोपोलिस्ट होता है मैक्सिमम प्राइस चार्ज करता है दैट ईच बायर इज़ विलिंग टू पे। यानी कि अब आप देखो, इसमें अगर हम एग्जांपल ले, जैसे कि लॉयर का, लॉयर या डॉक्टर का। अब आप लोगों ने देखा होगा जो लॉयर्स होते हैं उनके जो बिल्कुल रिच क्लाइंट्स होते हैं उनसे वो लोग जितना वो पे कर सकते हैं ना, मतलब जितनी उनके अंदर विलिंगनेस है वो उतना ही प्राइस चार्ज करते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस चार्ज करते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, ठीक है। अब यानी कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि जितना बायर देना चाहता है ना। तो अब इसमें कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाता है, ज़ीरो। कंज्यूमर सरप्लस सबसे पहले होता क्या है कि एक कंज्यूमर कितना विलिंग है पे करने के लिए और कितना एक्चुअली में उससे चार्ज किया गया है। और यही अभी आपको मैंने बताया कि जितना वो देना चाहता है उतना ही प्राइस चार्ज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कंज्यूमर सरप्लस ज़ीरो, बिकॉज कोई भी डिफरेंस नहीं है। और यही वाली ऐसी डिग्री है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जिसमें जो है कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन इसमें जो है सबसे ज़्यादा होता है, बस आपने मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर अब हम बात करें सेकेंड डिग्री की, सेकेंड डिग्री में क्या होता है कि बायर्स को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में और डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है फ्रॉम दीज ग्रुप्स। देखो, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट डिग्री की तो उसमें पर्सनल लेवल पे हो रहा था कि हर बायर से उसके अकॉर्डिंग जो जितना वो विलिंग है उतना ही मैक्सिमम प्राइस चार्ज किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बायर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और डिफरेंट ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। तो इसको हम इसमें थोड़ा बहुत कंज्यूमर सरप्लस आ जाता है, ठीक है। लेकिन पहले वाले में बिल्कुल कंज्यूमर सरप्लस ज़ीरो था, ठीक है। जैसे अब आपकी ये हो गई एयरलाइंस वगैरह, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ
थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, तो इसमें तो क्या होता है कि आप मार्केट को ही सब मार्केट्स में डिवाइड कर देते हो और डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करते हो हर सब मार्केट से, यानी कि इसका लेवल और भी मतलब डिवाइड करने का तरीका और भी ज़्यादा हो गया। इसमें ग्रुप की बजाय मार्केट को ही क्या करते हैं, सब मार्केट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर मार्केट से अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो हमारे जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आएगा कि कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट डिग्री में, बिकॉज कंज्यूमर सरप्लस जीरो होता है, जितना प्राइस वो दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही चार्ज किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।